बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे जो कि है कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसके अंदर कंप्यूटर को सिक्योर बनाने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर याद रखिएगा, फिजिकली कंप्यूटर को भी सिक्योर करना होता है, यानी उसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कैसे सिक्योर किया जाएगा, और उसके अंदर पड़े हुए हमारे डेटा को भी सिक्योर करना है। यानी हमारा जो उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पड़ा डेटा है, वो चाहे जिस किस्म का भी हो, उसको सिक्योर करना, और कंप्यूटर को यानी उसके जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं उनको भी सिक्योर करना। तो इस पे बात करते हैं कि कैसे कंप्यूटर को और कंप्यूटर डेटा को सिक्योर किया जाता है, या कैसे हमारे कंप्यूटर को या कंप्यूटर डेटा को सिक्योरिटीज इश्यूज हो सकते हैं, कैसे लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। अनऑथराइज एक्सेस, यानी कंप्यूटर के अंदर आप दो टर्म को याद रखेंगे, एक ऑथराइज एक्सेस होती है, एक अनऑथराइज एक्सेस होती है। ऑथराइज एक्सेस ये होती है, एक तो आप अपने सिस्टम को खुद यूज कर रहे हैं, वो भी ऑथराइज एक्सेस होती है, और एक होता है कि आप किसी को अलाउ कर देते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप अपने भाई को अपने कंप्यूटर का पासवर्ड दे देते हैं और उसको दे देते हैं कि आप मेरे सिस्टम को यूज कर सकते हो और सिस्टम में पड़ी डेटा को भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो वो ऑथराइज यूजर है, वो ऑथराइज एक्सेस है, उसने इलीगल एक्सेस नहीं की, वो लीगल एक्सेस है। वो जब चाहे आपके कंप्यूटर को यूज कर सकता है और जब चाहे आपके कंप्यूटर के डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। एक होती है अनऑथराइज यूजर या अनऑथराइज या इलीगल एक्सेस। उसका मतलब ये होता है कि आपने किसी पर्सन को खुद से अलाउ नहीं किया कि वो आपके कंप्यूटर को यूज करे, या आपके मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं, चाहे वो ईमेल अकाउंट है, चाहे वो आपका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट है, तो आपकी कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस है या डेटा है, आपने उसको अलाउ नहीं किया, लेकिन वो क्या करता है कि वो उसको एक्सेस कर लेता है। वो इलीगल वे से किसी तरीके से भी, चाहे हो सकता है आपका दोस्त हो और फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप वो उसके सामने पड़ा होता है, तो अब देखिए लैपटॉप तो उसके पास पड़ा होता है, हो सकता है कि कभी आपको यूज करते उसने आपका पासवर्ड वगैरह भी देख लिया हो कि आप कौन सा पासवर्ड लगाते हो, लेकिन वो लीगल नहीं हुआ, वो ऑथराइज यूजर नहीं हुआ। वो अगर एक्सेस करेगा तो वो लीगल एक्सेस नहीं होगी, वो इलीगल होगी, क्योंकि उसने आपको बताए बगैर, आपसे पूछे बगैर उसको एक्सेस किया है। तो इस तरह आप देखें कि एक तो पासवर्ड ले लेना या चोरी कर लेना या किसी तरह फाइंड आउट कर लेना या हैकिंग कर लेना एक मुख्तलिफ अकाउंट्स की, एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपकी जो फिजिकल कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है या फिजिकल जो डिवाइस एग्जिस्ट करती है उस तक पहुंच जाना, यानी कोई इलीगल वे से आपके रूम के अंदर पड़े हुए लैपटॉप या कंप्यूटर को एक्सेस करता है ताला वगैरह तोड़ के। तो ये भी क्या है, ये भी कंप्यूटर के सिक्योरिटी इश्यूज में आता है, और इसी तरह आपके मुख्तलिफ अकाउंट या डेटा तक एक्सेस करना ये भी उसके अंदर आता है। तो हमने क्या करना है, कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर। और हमने साथ में डेटा और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको एक तो इस तरह प्रोटेक्ट करना है कि वो दूसरों तक ना पहुंचे, यानी कोई दूसरा उसको एक्सेस ना कर ले, और साथ में हमने उसको डैमेज होने से भी बचाना होता है। डैमेज होने से बचाने का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार है, अब देखिए आपको उस कार की जब सिक्योरिटी करनी है तो एक तो ये ख्याल रखना है कि कोई उस कार को चोरी करके ना ले जाए। दूसरा आपने उसका दूसरा सिक्योरिटी जो पैरामीटर होगा वो ये होगा कि आपने उसको किसी नुकसान से बचाना है, यानी आप रोड के ऊपर खड़ी करके आते हैं
तो कोई उसके ऊपर निशान ना लगा दे, कोई उसके ऊपर लाइन ना लगा दे, कोई उसका शीशा ना तोड़ दे, कोई उस पे डेंट ना लगा दे। तो इस तरह डैमेज होने से भी बचाना है, यानी एक तो मुकम्मल कोई चोरी कर ले डेटा वगैरह या कंप्यूटर सिस्टम को, उससे बचाना है। दूसरा कोई उसको दूसरा नुकसान ना पहुंचा दे, डैमेज ना कर दे, हमारा डेटा खराब ना कर दे वायरस के थ्रू, या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को आके वो तोड़ ना दे या कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। तो हमें दोनों तरह से इसको क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर जैसे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास एक ऑथराइज यूज़र होता है और एक अनऑथराइज यूज़र होता है। ये थ्रू आउट द चैप्टर आप याद रखेंगे कि ऑथराइज यूज़र जो कि मैंने आपको बताया है कि वो यूज़र होता है जिस वो आप खुद भी हो सकते हैं और जिसको आपने खुद से अलाउ किया हुआ है, अपने डेटा तक एक्सेस दी हुई है, अपने पासवर्ड वगैरह बताए हुए हैं, तो वो उतना काम करता है, तो वो क्या है, ऑथराइज यूज़र है। वो भी देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल जस्ट उसको जीमेल का अकाउंट दिया हुआ है और उसको फेसबुक वगैरह या इस पे अलाउ नहीं किया हुआ, तो वो जीमेल तक तो ऑथराइज यूज़र है, वो क्या कर सकता है, लीगल वे से कर रहा है क्योंकि आपने खुद उसे यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है। लेकिन उस जीमेल के थ्रू वो आपके फेसबुक को भी एक्सेस करता है, तो फिर क्या कर रहा है, वो इलीगल है, वो भी अनऑथराइज यूजर है फेसबुक के लिए, क्योंकि फेसबुक के लिए आपने उसे अलाउ नहीं किया। तो जो जितनी एक्सेस आपने जिसको दी है उसके लिए वो क्या है, ऑथराइज है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये ऑथराइज यूजर है। और जो पर्सन जिसको आपने अलाउ नहीं किया, जिसको आपने एक्सेस नहीं दी, वो आपके सामने लाए बगैर वो चोरी छुपे आपकी चीज़ों को एक्सेस करता है, देखता है या कंप्यूटर तक पहुंचता है, वो क्या है, अनऑथराइज यूज़र है, और वो इलीगल वे से क्या करता है, उस चीज़ को एक्सेस करता है। अब मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती हैं इस पर्पज़ के लिए, यानी किस तरह क्या कर सकते हैं, कोई आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है प्रोटेक्शन के लिए। तो व्हाट यू हैव, यानी आपके पास देखें, आपने जिस रूम के अंदर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपका लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस पड़ी है, तो आपने क्या करना है, उसको कोई ना कोई आप क्या करते हैं, कोई ना कोई लॉक लगाते हैं, उसकी कोई की होती है, या आपने कोई और इसी तरह का सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंस्टॉल किया हुआ है। यानी कोई आप जैसे मुख्तलिफ मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि वो कार्ड स्वैप करते हैं तो जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है, या आप कोई बैचेस वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। यानी उस फिजिकल रूम के अंदर आपकी जो एक्सेस है वो किसी न किसी के थ्रू हो सकती है, वो लॉक किसी के थ्रू हो सकता है, यानी आपने वो की के थ्रू ओपन करना है, या वो हो सकता है कि आप बायोमेट्रिक वे से करें, या वो कोई कार्ड वगैरह आप ऐसी चीज़ों को यूज़ करें। नेक्स्ट वन है व्हाट डू यू नाउ, यानी इसी तरह आप देखें कि आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस करने के लिए, या आपके मुख्तलिफ अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, या आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी आपको पता है विंडो पासवर्ड भी लगा सकते हैं, सिस्टम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड भी हो सकते हैं, या सिंपल क्या हो सकता है, आपका पासवर्ड भी हो सकता है। तो वो आपको लॉगिन करवाता है, और लॉगिन करवा के आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो आपको शो होता है। नेक्स्ट वन है व्हाट यू डू, यानी आप क्या जो नेक्स्ट वन है उसके अंदर, यानी आपके पास क्या चीज़ है कि आप कंफर्म करेंगे कि आप ही हैं। तो उसमें आपके पास क्या होते हैं कि आपके मुख्तलिफ क्या होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, जिसके थ्रू आप कंफर्म करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथराइज है या नहीं है। तो इसी तरह यानी आप मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो चाहे डिजिटल हो चाहे वैसे आप प्रिंट वगैरह हार्ड फॉर्म में लें, तो उसके नीचे आपके सिग्नेचर क्या कर रहे होते हैं, आप उस चीज़ को बता रहे होते हैं कि ये ऑथराइज है या अनऑथराइज है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ जो
व्हाट यू आर के अंदर है कि आप बायोमेट्रिक स्पेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं यूजर्स को कि ये यूजर जो है वो वही पर्सन है या कोई और पर्सन तो नहीं है। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। और यही टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, इलीगल वे यानी इन्हीं को यूज करके लीगल वे से वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे वो आपके सिग्नेचर को चोरी कर लेते हैं, सेम सिग्नेचर कर लेते हैं उस, तो कोई इसी तरह हो सकता है आपका यूजर नेम और पासवर्ड चोरी कर ले। तो ये किसी तरह भी हो सकता है कि वो आपकी मुख्तलिफ चीज़ों को इसी तरह वो आपके लॉक की वगैरह को एक्सेस कर लेता है। तो वो क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है अपने कंप्यूटर को। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर वायरस। बेटा जैसे आजकल तो वायरस वायरस ही हो रहा है, यानी कोविड-19 जब से आया है, कोविड-19 के अंदर आप देखें कोरोना वायरस की बात हो रही है। तो अब चाहे वो ह्यूमंस के वायरस की बात करें, चाहे आप कंप्यूटर के वायरस की बात करें, ये दोनों सेम ही है, यानी सेम तरह से ही काम करते हैं। उधर ह्यूमंस के अंदर जो वायरस आता है, आपको पता है कि उसको हम उस बीमारी को वायरस का नाम देते हैं। जो आपको पता है कि जो भी वायरस आता है वो हमारे जिस्म को डिस्टर्ब करता है, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्टर्ब करता है। हमारी यानी बॉडी की जो वर्किंग होती है, जो ह्यूमन की नॉर्मल वर्किंग है, उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। और साथ ही साथ में क्या करता है, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन के अंदर ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली मूव होता है। यानी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को टच किया या किसी भी तरह से उस पर्सन से ये दूसरे पर्सन के अंदर मुंतकिल हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। तो ह्यूमन में जैसे उसको हम वायरस कह रहे होते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर वायरस भी उसी तरह है। कंप्यूटर वायरस के अंदर क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, जो नॉर्मल वर्किंग है उसको डिस्टर्ब कर देगा, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर वायरस कहते हैं। अब ये कंप्यूटर वायरस जो है, ये भी इसी तरह जैसे हम ह्यूमंस के अंदर कह रहे हैं कि कोई पर्सन खुद से वो अडॉप्ट नहीं करता या खुद से वो चीज़ लेके नहीं आता कि वायरस मेरे अंदर आ जा, या वायरस को खुद पकड़ के को अपने साथ लगा ले, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही होता है कि ये यूज़र की इंफॉर्मेशन में लाए बगैर सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। यानी यूज़र को पता ही नहीं होता कि उसके सिस्टम के अंदर वायरस एंटर हो चुका है या वायरस जो है उसकी वर्किंग को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब वो उसका डेटा वगैरह लॉस हो जाता है या उसके प्रोग्राम वगैरह सही नहीं चलते, तो तब उसको उस चीज़ का इल्म होता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर जब उसके बॉडी पार्ट सही वर्क नहीं कर रहे होते, तो उसे महसूस होता है कि उसके जिस्म के साथ कुछ है। तो उस पर टेस्ट करवाने पे उसे पता चलता है, अच्छा ये मेरे साथ हुआ है। तो बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही क्या होता है कि ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं, जब वो कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हम कोई ना कोई एंटीवायरस को यूज करते हैं या पहले प्रिडिक्शंस करते हैं कि अच्छा ये तो इस वायरस की वजह से होता है, तो ये इस वजह से होगा कि फलां वायरस कंप्यूटर के अंदर आ गया होगा। या हम जनरल कह देते हैं कि वायरस कंप्यूटर में है, इसी वजह से ये हो रहा है। तो बाकायदा फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस यूज करते हैं। जैसे हम वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह, वो भी बिल्कुल एंटीवायरस इंजेक्शन ही होते हैं जिसको हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और फिर वायरस से वो क्या करता है, लड़ता है और वायरस को उस बॉडी से ख़त्म करता है। बिल्कुल कंप्यूटर वायरस के अंदर भी हम क्या करते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर भी क्या करते हैं कि हम एंटीवायरस वगैरह मुख्तलिफ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इन वायरसेस को ढूंढते हैं और इन वायरसेस को कंप्यूटर से ढूंढ के क्या करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, यानी हमारा कंप्यूटर वायरस इस तरह काम करता है और उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई एंटीवायरस वगैरह यूज़ करना पड़ता है। वायरस ज़्यादातर आजकल अगर हम कहें
यानी ये क्योंकि बुक्स वगैरह मैंने पहले भी आपको बताई है कि आप बुक से पढ़ेंगे तो वो ओल्ड टेक्निक से लिखी होंगी कि किस तरह हमारा वायरस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जाता है। तो तब क्योंकि फ्लॉपी डिस्क बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी या सीडी रोम को यानी सीडी डिस्क को यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा, तो फ्लैश ड्राइव वगैरह को। लेकिन आजकल तो ज़्यादातर हम फ्लैश ड्राइव को यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह को, या हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटरनेट को, ईमेल सर्विसेज को, या सोशल जो हमारी वेबसाइट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो उनसे क्या होता है कि हम मुख्तलिफ फाइल या सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, वायरस अटैच होता है। और सबसे बड़ी वजह भी आजकल इंटरनेट है, या सेकंड नंबर पे आपकी यूएसबी ड्राइव वगैरह है यानी फ्लैश ड्राइव वगैरह है, जिसके थ्रू आपका वायरस जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जाता है। उसके बाद याद रखिएगा, वो फाइल जिसके साथ वायरस अटैच होता है उसको इन्फेक्टेड फाइल कहा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस के बारे में और डिटेल कि कंप्यूटर वायरस क्या करता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर वायरस डायरेक्टली आपके जो फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता। यानी कंप्यूटर वायरस इतना पावरफुल नहीं होता जैसे ह्यूमंस आपके रूम के अंदर आके आपके पड़े हुए लैपटॉप को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, यानी पूरे पूरे लैपटॉप को तोड़ सकते हैं, या उसकी हार्ड को निकाल के उसको ख़राब कर दें, या रैम वगैरह को तोड़ दें, या कुछ भी वटेवर वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर वायरस की बात की जाए तो वो आपके हार्डवेयर को डैमेज नहीं करता। वो क्या करता है, आपके डेटा को डैमेज करता है, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करता है, यानी डेटा आपका डैमेज हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, रिमूव हो सकता है पूरे का पूरा, या ख़राब हो सकता है, या वो आपके सॉफ्टवेयर को वगैरह को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, ये एक हद तक पॉसिबल है कि वो किसी हार्डवेयर के खराब होने की वजह बने, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। वो ऐसे हो सकता है जैसे एग्जांपल के तौर पर कि हार्ड डिस्क के अंदर से वो डेटा रीड और राइट इतनी स्पीड से करना स्टार्ट कर दे और उसकी वर्किंग को इतना डिस्टर्ब करे, यानी उसकी जो रीड और राइट है उसको इतना ज़्यादा प्रोसेस करे कि मे भी हार्ड डिस्क डैमेज हो जाए, या हार्ड डिस्क को कुछ उससे नुकसान पड़े। वरना फिजिकली ये क्या जो आपके वायरसेस हैं ये फिजिकली आपके सिस्टम वगैरह को डैमेज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इसमें आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि वायरसेस की वजह से आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अनअवेलेबल हो सकते हैं। यानी रिसोर्सेज अगर नेटवर्क में हम बात करें तो फॉर एग्जांपल आपका जो कनेक्शन है वो किसी भी आपकी यानी प्रिंटर आपका नेटवर्क के साथ अटैच है, तो हो सकता है कि वो प्रिंटर को वो आपको शो ना करने दे, यानी अनअवेलेबल कर दे। तो वो आपके लिंक्स वगैरह को भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं करेगा लेकिन आपकी वर्किंग को डिस्टर्ब कर देगा, यानी आप उससे प्रिंट नहीं ले सकेंगे, वो नेटवर्क पे अटैच था। तो उस वजह से आपकी वो जो रिसोर्स है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अनअवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या करता है, हमारा वायरस काम करता है। बेटा नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं काजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस। काजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस में सबसे पहले ईमेल है। ईमेल में याद रखिएगा कि जब कोई पर्सन आपको मेल करता है, ईमेल करता है और वो साथ में कोई फाइल अटैच करता है, यानी फाइल अटैच करके साथ में सेंड करता है, तो वो फाइल के साथ हो सकता है कोई वायरस साथ में हो। अब वो फाइल अगर वायरस कंटेन करती है अपने साथ तो वो फाइल इन्फेक्टेड फाइल है। वो जैसे ही आपके सिस्टम में वो ईमेल आएगी, यानी जिस भी सिस्टम पे आप ईमेल ओपन करेंगे और वो फाइल डाउनलोड करेंगे तो उस सिस्टम के अंदर भी वो वायरस आ जाएगा। नेक्स्ट वन है नेटवर्क। नेटवर्क से यानी कैसे वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो आपको पता है कि नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में
कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर। तो अब देखें, जब कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो ये तो वायरस, हमने बात ही की थी कि वायरस जब एक दूसरे के साथ आप मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, चीजें शेयर करते हैं, तो वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर, या ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है या करीब आता है तो वो वायरस एक से दूसरे में मुंतकिल होता है। ऐसे ही बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर भी जब वो नेटवर्क बनेगा, कंप्यूटर आपस में मिल के काम करेंगे, यानी आपस में कनेक्ट होंगे और चीज़ें शेयर कर रहे होंगे, तो वो वायरस क्या होगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा। इसी तरह आप जब एक कंप्यूटर से फाइल शेयर करते हैं दूसरे कंप्यूटर पे, तो वो भी इन्फेक्टेड फाइल हो सकती है, और दूसरे कंप्यूटर में जैसे जाएगी तो वो क्या होगा, उसमें भी वायरस आ जाएगा। नेक्स्ट वन है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, यानी फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड, जितनी भी ये हमारे पास इस तरह की ड्राइव्स हैं, उनसे भी वायरस क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। यानी क्योंकि इनको आप यूज़ करते हैं डेटा एक्सचेंज के लिए, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर डेटा लेके आने जाने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। तो जब आप एक सिस्टम, इन्फेक्टेड सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जब कनेक्ट करेंगे, यानी एक इन्फेक्टेड सिस्टम से उस डिवाइस को अटैच किया, यूएसबी या मेमोरी कार्ड या सीडी डिस्क से उसको राइट किया उस कंप्यूटर से जिसके अंदर वायरस था, और दूसरे कंप्यूटर के अंदर वही डेटा लेके जाते हैं, तो उस कंप्यूटर के अंदर भी वो वायरस आ जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर याद रखिए कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो इलीगल कॉपी होती है सॉफ्टवेयर की, यानी जो आप उस ऑनर से परचेज नहीं करते, उस ऑनर से या उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लेते, बल्कि इधर उधर से आप क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं। अक्सर ये हम इसलिए करते हैं कि ऑनर या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है, उस सॉफ्टवेयर को वो सेल कर रही होती है और उसकी अच्छी खासी प्राइस होती है। तो हम इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी इलीगल कॉपी यूज़ करते हैं। हम जिसको अक्सर क्रैक भी कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे पास क्रैक वर्जन में पड़ा है। तो इस तरह हम ये क्रैक सॉफ्टवेयर उठा लेते हैं, मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट से या जैसे टोरेंट से लोग उठा लेते हैं। तो इनके साथ क्या मसला होता है कि इनके साथ अक्सर जो होता है 99% इनके साथ वायरस भी अटैच होता है। अब वो जब आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जैसे डाउनलोड किया तो उसके अंदर वो जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी चला जाता है, या जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस तरह क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, या वो डिवाइस इन्फेक्टेड हो जाती है, और दूसरी डिवाइसेस भी फिर उसके साथ जितनी भी अटैच होंगी वो भी क्या होंगी, इन्फेक्टेड होती जाएंगी। तो इसलिए बेहतर होता है कि जितना हो सके कि बाकायदा उस सॉफ्टवेयर को उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से ही लेना चाहिए। अगर वो फ्री में है तो उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करें इधर उधर से करने के बजाय। अगर वो सेल कर रहे हैं यानी प्राइस है उसकी, तो फिर भी कोशिश करें कि अगर आप परचेज कर सकते हैं तो उसको परचेज करें। नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ वायरस। एक्टिवेशन ऑफ वायरस की बात की जाए तो मुख्तलिफ तरीकाकार होता है वायरस के एक्टिवेट होने का। कुछ होते हैं जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं, यानी जैसे ही सिस्टम के अंदर आते हैं तो वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी फ़ौरन ही एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो किसी टाइम पीरियड के साथ एक्टिवेट होते हैं, यानी सर्टन टाइम पीरियड होता है कि इस डेट को इतने बजे वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। कुछ होता है जो किसी न किसी लॉजिक की बुनियाद पे होता है, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम की
फाइल जब आएगी तो उस फाइल को ये इफेक्टेड करेगा, यानी वहाँ सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही उस तरह की फाइल्स आपकी सिस्टम के अंदर आएंगी तो उस टाइप की फाइल को वो इफेक्टेड करेगा, यानी उस वक्त वो वर्किंग में आ जाएगा। या हो सकता है कि किसी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के साथ ही वो क्या हो जाए, वर्किंग में आ जाए। तो कुछ इस तरह के भी वायरसेस होते हैं जो इस तरह एक्टिवेट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि एक वायरस हमारा 13th को हुआ था, यानी फ्राइडे के दिन में, यानी उसका जो सर्टन डेट और टाइम था वो 13 डेट थी और फ्राइडे का दिन था कि उसने एक्टिवेट होना था, तो वो एक्टिवेट हुआ था। तो मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं, आप इनके बारे में डिटेल पढ़ना चाहें तो आप कहीं से भी इंटरनेट से पढ़ सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस मुख्तलिफ वक्त पे आते रहे हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के डेटा या मुख्तलिफ चीज़ों को वो क्या करते रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते रहे हैं। नेक्स्ट वन है हाउ टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, यानी हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को वायरस से। जैसे मैंने कहा था स्टार्ट में ही कि हमने कंप्यूटर को फिजिकली भी प्रोटेक्ट करना है और उसके डेटा को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ज़्यादातर जो डेटा है वो हमारा जो डिस्ट्रॉय होता है वो या डिलीट होती हैं फाइल, या वायरस से इन्फेक्टेड होके हमारे काम की नहीं रहती। तो उस के लिए हमें वायरस से क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर को सेव करना होगा। तो कंप्यूटर को सेव करने के लिए, वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मुख्तलिफ लायामल इख्तियार करना पड़ता है। मुख्तलिफ हमारे पास पॉइंट्स हैं जिन पे हम अमल करते हुए अपने कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले कि हमें अपने सिस्टम के अंदर एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल रखना चाहिए और उस एंटीवायरस को अपडेट होना चाहिए। यानी उसकी जब भी कोई अपडेट आती है तो वो, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं या हमने सेटिंग खुद से ऐसी करके रखनी होती है कि वो जब भी अपडेट आए उसकी, तो वो अपडेट होता रहे। क्योंकि इसमें होता ये है कि वायरस क्योंकि न्यू न्यू आते हैं, मतलब डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे न्यू किस्म के वायरसेस आते हैं। तो वो पहले से हो सकता है कि पहले से जो आपने एंटीवायरस किया हुआ है वो उसके अंदर उस वायरस को डिटेक्ट करने और रिमूव करने की सलाहियत ना हो। जैसे आपको पता है कि दुनिया में मेडिसिन ऑलरेडी बहुत सारी हैं, इंजेक्शन हैं, लेकिन जब ये कोरोना वायरस आया, कोविड-19 की सिचुएशन आई, तो सब रिसर्च में लग गया है कि अब इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए, इसके लिए कोई मेडिसिन बनाई जाए। तो अब देखें इसी तरह होता है कि कंप्यूटर के अंदर भी वायरसेस न्यू किस्म के आते रहते हैं। तो उनको डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए फिर वो कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपने एंटीवायरस के अंदर, जो एंटीवायरस कंपनीज हैं वो उसके अंदर अपडेट्स करती रहती हैं, यानी उसके अंदर वो चेंजेस लेके आती हैं कि वो न्यू वायरस को भी क्या कर सके, डिटेक्ट और रिमूव कर सके। तो उसका साथ साथ अपडेट होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, जैसे फ्लॉपी डिस्क तो आजकल हम यूज़ नहीं करते, सीडी डिस्क भी बहुत कम यूज़ करते हैं। हम मेमोरी कार्ड या यूएसबी ड्राइव को यूज़ करते हैं। तो मेमोरी कार्ड या यूएसबी ड्राइव को जब भी यूज़ करें तो उसको पहले स्कैन करें। स्कैन करने के बाद ही आप डेटा अपने सिस्टम के अंदर क्या करें, स्टोर करें। इसी तरह आपकी बहुत सी इंटरनेट पे जब आप ईमेल को ओपन करते हैं या मुख्तलिफ इंटरनेट पे जो फाइल्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे भी ख्याल रखा करें। जैसे मैंने आपको कहा कि ईमेल में भी क्या हो सकती हैं, इन्फेक्टेड फाइल हो सकती हैं। तो ऐसी ईमेल तो बिल्कुल ओपन ना करें जो अननोन ईमेल है। जैसे हमारी जंक या स्पैम के अंदर अक्सर ईमेल्स आ जाती हैं, यानी वहाँ पे फोल्डर्स होते हैं ईमेल के अंदर। जैसे इनबॉक्स होता है वैसे ये जंक और स्पैम और इस तरह के भी फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर हमारी ऐसी ईमेल्स आती हैं जो अननोन पर्सन्स होते हैं, उनकी ईमेल या कुछ इस तरह की जिसके अंदर इन्फेक्टेड फाइल हो सकती हैं या वायरस हो सकता है। तो उनको हमें ओपन नहीं करना चाहिए, या उनको हमें वहाँ पे अगर कोई किसी ने फाइल्स वगैरह भेजी हैं तो हमें डाउनलोड वगैरह नहीं करनी चाहिए या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे भी वायरस हमारा सिस्टम के अंदर आ सकता है। तो हम सॉफ्टवेयर को
उस ऑनर या ऑर्गेनाइजेशन से लें, बजाय इसके कि हम उसे कहीं और से उठाएं। इसी तरह मैंने कहा कि चाहे वो आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपको परचेज करना पड़े, चाहे वो फ्री में आपको मिल रहे हों सॉफ्टवेयर, तो आपको हमेशा उसको एक तो अ, उस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या ऑनर से लेने चाहिए, और उन्हीं की वेबसाइट से प्रॉपर इंस्टॉल करना चाहिए। अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहिए। सेकंड, उनको डाउनलोड करने के बाद आपको प्रॉपर उनकी स्कैनिंग करनी चाहिए, उनको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ वायरसेस की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वायरसेस के अंदर बूट सेक्टर वायरस है, चेरनोबिल वायरस है, लॉजिक मम्प है, ट्रोजन हॉर्स है और रेड लॉफ है। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस को। बूट सेक्टर वायरस से पहले आप हार्ड डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग ऑलरेडी जानते भी हैं, चैप्टर नंबर 7 में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपकी हार्ड डिस्क जो होती है वो ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड होती है। बाकायदा चैप्टर नंबर 7 में पार्टीशन वगैरह और उससे पहले हम बताते हैं कि किस तरह हार्ड डिस्क की डिस्क होती है और वो फिर ट्रैक और सेक्टर के अंदर किस तरह डिवाइड होती है। तो उन सेक्टर्स के ऊपर हमारा क्या पड़ा होता है, डेटा पड़ा होता है, यानी डेटा हमारा क्या होता है, स्टोर होता है। अब इसी तरह हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी हार्ड डिस्क के ऊपर ही पड़ी होती है। तो अब उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं, वो फाइल्स, वो स्पेशल प्रोग्राम जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पे ही लोड हो जाता है मेमोरी के अंदर, जैसे जैसे हम कर्नल भी कहते हैं, तो वो फर्स्ट सेक्टर के अंदर पड़ा होता है। वो हार्ड डिस्क के किस सेक्टर में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसको हम बूट सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि बूटिंग फाइल्स यहीं पे पड़ी होती हैं। हमारी विंडो की जो लोडिंग फाइल्स हैं, बूटिंग फाइल्स हैं, वो यहीं पे पड़ी होती हैं। अब ये क्या करता है कि अब ये वाला वायरस, ये भी उसी जगह पे क्या होता है, पहुंच जाता है। यानी जहाँ पे फर्स्ट सेक्टर के अंदर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो की बात कर रहा हूँ, विंडो की वो फाइल जिनको हम बूटिंग फाइल या ऐसी फाइल जो कंप्यूटर के ऑन होते ही रनिंग हालत में जाती हैं, यानी मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली लोड होती हैं, वो फर्स्ट सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करती होती हैं। तो ये वाला वायरस भी उसी फर्स्ट सेक्टर के अंदर चला जाता है। तो जैसे ही वो वाली फाइल मेमोरी के अंदर लोड होती है, तो ये भी क्या होता है, वायरस भी ऑटोमेटिकली उसके साथ ही लोड हो जाता है। तो जैसे ये बूट सेक्टर वायरस जो है ये मेमोरी के अंदर लोड होता है, तो ये अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है और ये क्या करता है कि मुख्तलिफ एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ ये अटैच हो जाता है, हमारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय करता है, और हमारी कंप्यूटर की जो वर्किंग है उसको क्या करता है, ये डिस्टर्ब करता है। तो नेक्स्ट वन है चेरनोबिल वायरस। चेरनोबिल वायरस तीन तरह की फाइल्स को इफेक्टेड करता है, जिसमें एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल्स हैं उनको ये डिलीट कर देता है। उसके बाद हमारी जो पार्टीशन इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट करता है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यानी पूरी की पूरी पार्टीशन एक किस्म की आपकी गई। या आपने पार्टीशंस के बारे में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। प्राइमरी पार्टीशन होती है, एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है जिसके अंदर लॉजिकल ड्राइव्स होती है। तो मुख्तलिफ ड्राइव्स के अंदर हमारा मुख्तलिफ डेटा पड़ा होता है। तो जैसे ही पार्टीशन इंफॉर्मेशन हमारी डिलीट होगी, उससे हमारा डेटा भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसी तरह ये करप्ट करता है हमारे सिस्टम बायोस को। सिस्टम बायोस याद रखिएगा, जब हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ते हैं तो हम कहते रोम के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि बायोस की इंफॉर्मेशन रोम के अंदर पड़ी होती है और वहीं से क्या होती हैं, लोड होती है। तो कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होता है, तो जब से इनिशियली जो हमारी फाइल लोड होती है या जहाँ से हमारा स्टार्टअप होता है, जहाँ से हमारा कंप्यूटर ऑन होता है और सारी जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है सिस्टम की, वो बायोस से ही होती है। यानी बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो
उसको अगर ये करप्ट कर देता है तो फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करता। नेक्स्ट वन बेटा लॉजिक मम। लॉजिक मम जैसे बेटा मैं एक्टिवेशन ऑफ वायरस को डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा था कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सर्टन कंडीशन या एक डेट टाइम के ऊपर, यानी एक सर्टन डेट टाइम के ऊपर क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो ये वही वायरस हैं, इनको टाइम बम भी कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल में माइकलेंजेलो इसकी एग्जांपल है, यानी माइकलेंजेलो एक वायरस था, लॉजिक मम वायरस था, जो कि मार्च 6 को क्या हुआ था, एक्टिवेट हुआ था। यानी हो सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, लेकिन वो 6 मार्च को एक्टिवेट हुआ था और उसने हार्ड डिस्क के अंदर पड़े हुए तमाम डेटा को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। तो ये इस तरह के वायरसेस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर हो सकता है कि ऑलरेडी पड़े हों, यानी पहले से आ चुके हों, लेकिन वो डेट और टाइम जैसे ही आएगा तो वो कंप्यूटर वायरस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इस वायरस से बचने के लिए एक हल ये भी होता है कि आप, यानी अगर आपको उससे पहले पता चल जाता है, या आपकी जो वैसे ही मतलब किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका जो डेट और टाइम है वो सेट नहीं है, कंप्यूटर का वो चेंज है, तो फिर वो वायरस एक्टिवेट नहीं होगा। नेक्स्ट वन है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स ये ऐसा वायरस है जो कि खुद को हाइड कर लेता है एक यूजफुल प्रोग्राम के तौर पर। यानी ये एक तो हिडन फॉर्म में होता है, और दूसरा ये अपने आप को शो करता है कि ये आपके लिए बहुत कोई यूज़फुल प्रोग्राम है, यानी यूज़फुल टूल के तौर पर आता है। और फिर ये क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो हिडन इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और वो आपके डेटा को इरेज करती हैं या आपकी फाइल्स वगैरह को इन्फेक्टेड करती हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को, आपके डेटा को ये डैमेज कर सकता है। इसमें अगर एग्जांपल की बात की जाए तो फॉर्मेट सी इसकी क्या है, एग्जांपल्स है। और जैसे इसमें कहा जा रहा है कि कोई कंप्यूटर गेम हो सकती है, आप उसको क्या समझ रहे हैं कि वो गेम है जिसको आप खेल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हिडन इंस्ट्रक्शंस हैं जो क्या करेंगी, बैकएंड पे एग्जीक्यूट होके आपके डेटा वगैरह को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी। लास्ट वन है रेडलॉफ। रेडलॉफ को पोलीमॉर्फिक वायरस भी कहा जाता है। पोलीमॉर्फिक वायरस या पोलीमॉर्फिक के मीनिंग्स होते हैं जो मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आए। यानी ये वायरस सबसे आप कह सकते हैं ख़तरनाक वायरस है, इस वजह से ये, क्योंकि ये अपने मुख्तलिफ कॉपीज़ बनाता है मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर, यानी ये अपनी डुप्लीकेशन बनाता है मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर। जैसे तो इसकी रियल लाइफ अगर एग्जांपल की बात की जाए तो कोरोना वायरस देख लें। जैसे अब कोरोना वायरस की न्यू एक फॉर्म आई है, आ, उसको कोविड 20 का नाम दिया जा रहा है। तो वो एक न्यू फॉर्म है, यानी उसी वायरस ने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया है। तो आप देखें कि उस फॉर्म उसकी जो फॉर्म चेंज हुई है उसके लिए अब न्यू रिसर्च करनी पड़नी है और न्यू मेडिसन बनानी पड़नी है। तो इसलिए ये रेड लॉफ भी क्या करता है, अपनी मुख्तलिफ फॉर्म्स क्रिएट करता जाता है। अब उस फॉर्म, हर फॉर्म्स को निपटने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार को क्या करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है। तो इसलिए इसको फाइंड करना और रिमूव करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये रिटर्न होता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम बना सकते हैं। तो क्योंकि वायरस भी एक प्रोग्राम होता है, तो इसका जो स्क्रिप्ट है वो विजुअल बेसिक के अंदर लिखा होता है, और ये रिलाय कर रहा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट के ऊपर। यानी एग्जीक्यूट होने के लिए, इसको खुद को एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक कंपोनेंट चाहिए होता है, यानी एक प्रोग्राम चाहिए होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट। इसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो ये फोल्डर डॉट एच टी टी जो है उसके साथ ये लोकेट करता होता है, और ये इन्फेक्ट करता है मुख्तलिफ फाइल्स को। और फोल्डर डॉट एच टी टी की बात की जाए तो ये पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्टिव डेस्कटॉप फीचर्स का, यानी उसका पार्ट है, और उसके साथ ये क्या करता है, वायरस एग्जिस्ट करता है, और इस तरह हमारी फाइल्स को ये क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है।
तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।